everyone. Welcome to another podcast by Indo-European. In this podcast, we will be discussing about study abroad versus India, costs, opportunities, salaries and scams. And today, in this discussion, we have Ms. Pushpa with us. Hello, Ms. Pushpa, how are you? I am so good. Thank you so much, Isha, for inviting me and having me on this podcast. Yeah, so today we are going to discuss कि ऐसा क्या हुआ है पिछले 4-5 सालों में कि इंडिया से बच्चे इतने ज़्यादा बाहर जा रहे हैं. क्या ये एक ब्रेन ड्रेन की वेव है? क्या ये एक नया ट्रेंड है जो बच्चे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं? जो बच्चे इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, डू दे इवन हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट दीज नेशंस हैव टू ऑफर? एंड क्या ये बच्चे जो एक इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री से बाहर जा रहे हैं, क्या इनके पास नेसेसरी रिसोर्सेज हैं? क्या ये एक फॉरेन एजुकेशन अफोर्ड भी कर सकते हैं? सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स एंड मिस पुष्पा विल बी गिविंग अस ऑल द आंसर्स दैट वी नीड. ईशा, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा. और अगर मैं बोलूँगी इंडियन स्टूडेंट्स को लेके, जहाँ पे व्हेन दे आर चूजिंग दी स्टडी अब्रॉड, और कहीं ना कहीं ये जो वेव की आप बात कर रहे हो कि बाहर जाना है, राइट, एग्जैक्टली उन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से आई थिंक ये जो वेव है, ये जो स्टूडेंट्स का, जो यंग यूथ है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं ट्रेंड देख रहा है, फॉलो कर रहा है. और इस फॉलो को कैरी ऑन करने के लिए, और ये फॉलो बना रहे, यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं, वो भी बहुत अलग अलग ऑप्शंस दे रही है. लाइकवाइज स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ, पीआर ऑप्शंस की बात करूँ, कंट्री स्पेसिफिक को लेके, और भी बहुत सारे जॉब मार्केट्स हैं, एक्सपोजर हैं. तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं वाइल चूजिंग स्टडी अब्रॉड इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन देयर ओन नेशन, राइट. और अगर जैसे आपने बोला कि इंडो यूरोपियन जैसी कंसल्टेंसीज़ क्या हेल्प करती हैं, इंडो यूरोपियन जैसी कंसल्टेंसीज़ कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस, बहुत कम स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे, अगर मैं आउट ऑफ 100 बात करूँ, ओनली 35 स्टूडेंट्स ऐसे होते होंगे जिन्हें पता होगा कि मुझे पढ़ने क्या जाना है और एग्जैक्टली मुझे कौन सी कंट्री में जाना है, राइट. तो इंडो यूरोपियन जैसी कंसल्टेंसीज कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को चूज़ करने में कि आपको कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर ओन प्रेफरेंस. आपने क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है, क्या आपका बजट है. तो कहीं ना कहीं एक हमारी जैसी कंसल्टेंसीज, इंडो यूरोपियन जैसी कंसल्टेंसीज अगर स्टूडेंट्स चूज़ कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा गाइड मिल जाता है उन्हें कि कहाँ जाना है, क्या बजट है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको हेल्प करती हैं उनके फ्यूचर प्लान में. Right. So in a way, ma'am, we can say that India is trying to diversify its roots across all nations. Right. अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब भी हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबल स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, या कोई अगर इंसान इंडिया से बाहर घूमने भी जा रहा है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड सीनारियो में आता है, विच इज़ एक्सपोजर. So what is this exposure that we are talking about, and क्या ये exposure इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ऐसा क्या स्पेशल टेबल पर रख रही हैं, ऐसा क्या स्पेशल प्रोवाइड कर रही हैं जिसके लिए एक बच्चा रीलोकेट कर रहा है, he or she has to do so much of paperwork. You are the visa head, you must be knowing that, right? So that there is so much of ordeal related with this. तो ऐसी क्या exposure है, ऐसा क्या opportunities हैं जिसके चलते बच्चे बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं? ओके, सो ईशा, जैसे आपने पूछा कि ये एक्सपोजर वर्ड जो है, कहीं ना कहीं आप उस पर फोकस कर रहे हो. स्टूडेंट्स को जितनी भी हम वीडियोस देखते हैं आज के डेट में सोशल मीडिया पे, बहुत सारी वीडियोस आ रही, एक्सपोजर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, राइट. तो जब ये एक्सपोजर की बात करते हैं, सो सिर्फ एक्सपोजर का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ चले गए, एक कंट्री चेंज हो गया. नहीं, एक्सपोजर कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ जब एक स्टूडेंट अपनी जॉइंट फैमिली छोड़ता है, पूरा इंडिया से रीलोकेट होकर बाहर जाता है, तो वो एक इंडिपेंडेंट बनता है. सबसे बड़ी बात, जो इंडिपेंडेंट बनता है. दूसरी चीज़ क्या है, मल्टी कल्चरल लोगों से मिलता है. अब आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, डेनमार्क की किसी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, कोई भी कंट्री पकड़ लो, थ्रू आउट द वर्ल्ड वहाँ पे बच्चे आते हैं, राइट. आप पाकिस्तानी के साथ भी पढ़ रहे हो, आप श्रीलंकन के साथ भी पढ़ रहे हो, आप ब्रिटिशर्स के साथ भी पढ़ रहे हो. तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सपोजर है जो आप जब डिफरेंट कल्चर्स के साथ रहते हैं. इंडिया में तो क्या है, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं वो एक डिबेट का इशू बन जाएगा अगर हम अपने सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि हम अपना फ्रेंड जोन भी जो होता है ना, अगर हम पंजाब से हैं तो हम सिख की देखते हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदू की तरफ देखते हैं. बहुत कम होता है कि इंडिया में लोग डिफरेंट कल्चर्स को या डिफरेंट कास्ट के लोगों के साथ
बहुत जल्दी इंटरेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ही बच्चा बाहर जाता है, वो एक एक्सपोजर जो है वो सिर्फ एक एक्सपोजर बाहर जाने का नहीं है, जैसे मैंने बोला, इंडिपेंडेंट बनाता है, मल्टी कल्चरल लोगों के साथ मिलते हैं। इसके अलावा ग्लोबल थिंकिंग जो है, उसकी जो सेल्फ थिंकिंग है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बूस्टअप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपोजर अगर बच्चा एक राइट एज में ले ले, अपने करियर के लिए ले ले, तो वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और बहुत ही अच्छा भी रहेगा। और अगर मैं बात करूँ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में क्यों पढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं हम सबको पता है इंडिया इज स्टिल आज भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे ही काम कर रही है, राइट। तो जब बच्चा बाहर जाता है, इतनी लैब्स हैं, इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो उन स्टूडेंट्स को मिलता है, केस स्टडीज़ है, रिसर्च है। आज के डेट में आप अपने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे टेक्निकल प्रोग्राम्स पढ़ा रहे हैं, आप उनको कंपैरिजन में करो और कहीं ना कहीं आप सर्च करो जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉट्स हैं या कोई भी अगर आप बैकग्राउंड पकड़ लो, तो उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो प्रैक्टिकल के लिए जो लेबोरेटरीज़ हैं, वो इंडिया में नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं बहुत टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वो सारी चीज़ें। अगर आप एक मिडिल यूनिवर्सिटीज़ की बात करोगे, तो वो आज भी इंडिया में कहीं ना कहीं उसका लैक ही है। और रही बात बाकी कहीं ना कहीं फिर मैं वही बात बोलूँगी कि इंडिपेंडेंट जो बच्चे को बनाता है, वो एक बाहर जाना का डिसीजन, उसका अकेले रहने का डिसीजन, अलग अलग लोगों से मिलने का डिसीजन, वो कहीं ना कहीं बच्चे का कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट तो उसको बनाता ही बनाता है। राइट मैम। तो आपका कहने का एक तरीके से मतलब ये है कि जब एक बच्चा इंडिया से बाहर जाता है, तो यूनिवर्सिटी एक्सपोजर के अलावा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के अलावा, इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक लाइफ, कहीं ना कहीं उनका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, विच इज़ नॉट दैट ईजी टू हैपन व्हेन दे आर इन इंडिया, बिकॉज वो अपने माँ बाप के घर में हैं, आसपास सब दोस्त, दे इन कंफर्ट जोन, वी कैन सी, राइट। ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम लोग पर्सनालिटी एंड कल्चरल एक्सपोजर की बात हटा दें, तो एक इंडियन ग्रेजुएट और एक फॉरेन ग्रेजुएट में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अगर हम लोग इंडिया में भी देखें, वी हैव सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ जैसे IITs हैं, IIMs हैं, देयर इज ISB एज वेल, देयर इज एम्स टू। तो ये हमारे QS रैंकिंग में टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। सो मे बी जो ये बच्चे बाहर जा रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, सो दीज यूनिवर्सिटीज़ इन सम और द अदर वे, सम ऑफ देम दे हैव अ लोअर रैंकिंग देन द टॉप इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव इन इंडिया। तो उन ग्रेजुएट्स में और हमारे देश के ग्रेजुएट्स में क्या डिफरेंस है, एंड ऐसा क्या है फॉरेन ग्रेजुएट्स में जो उनको एक अपर हैंड देता है इवन इन द जॉब मार्केट? कि अगर लेट्स से कि एक बच्चा है जिसने मैनेजमेंट पढ़ा है, एक इंडियन ग्रेजुएट, एक फॉरेन ग्रेजुएट है, सो व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन दोज टू? ईशा, अगर मैं बात करूँ फॉरेन ग्रेजुएट्स की, उनमें ना एक चीज़ बहुत नोटिसेबल होती है, क्योंकि वो वहाँ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और उनका जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट हो चुका होता है। Right. तो जब वो इंडिया में आते हैं या वो बाहर जॉब करते भी हैं ना, तो वो जो चीज़ है ना, जो मिसिंग होती है जब एक बच्चा इंडिया से करता है, तो कहीं ना कहीं वो नोटिसेबल होती है और एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ अट्रैक्ट भी करती है। दैट्स ट्रू। तो यही एक मेजर डिफरेंस है अगर एक स्टूडेंट जो है वो फॉरेन से ग्रेजुएशन कर रहा है और वही बच्चा सेम डिग्री इंडिया से कर रहा है। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप प्रोग्राम्स हैं, और लेकिन स्टूडेंट्स अगर बाहर जाते हैं तो क्या डिफरेंस आता है? देखो, हर एक कंट्री के, कनाडा, UK, US, हर जगह की टॉप 200 QS रैंकिंग्स वाली यूनिवर्सिटीज़ अलग है ना? अगर आप वहाँ जाते हो, मैं IIT IIMs के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही, है ना, वो तो इंडिया का भी टॉप क्रीम बच्चा है जो वहाँ पे पढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारा ही स्टूडेंट, अगर इंडिया से भी स्टूडेंट अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं चूज़ करता, अच्छे प्रोग्राम नहीं चूज़ करता, लो रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं के इक्विवेलेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जब बाहर अप्लाई करते हैं, जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनको वो वेबसाइट्स चेक करना, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं, क्या उसकी वर्ल्ड रैंकिंग है, वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है, और तभी वो एक नोटिसेबल चेंज आपको देखने को मिलेगा। राइट, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन योर पार्ट मैम, बट द थिंग इज़ दैट अगर हम लोग दुनिया के अंदर जो जॉब मार्केट है और जो इंडिया का जॉब मार्केट है, अगर हम लोग उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि वर्ल्ड वाइड द वर्क कल्चर इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्क कल्चर दैट वी हैव इन इंडिया, राइट। वहाँ पे ज़्यादा फोकस इन डिफरेंट कंट्रीज, द बेटर फोकस इज़ ऑन स्किल्स, द ग्रेटर फोकस इज़ ऑन स्किल्स, आई वुड से। So India में degrees have a greater significance as compared to skills in my opinion, right? So अगर कोई वहाँ से बच्चा आ रहा है and India में बच्चा है, they have the same degrees, I'm not talking about skills as of now, लेकिन degrees अगर उनकी same हैं,
तो स्किल्स दिखाने का मौका तो तभी मिलेगा जब जॉब होगी पहले, राइट? सो इफ दे हैव द सेम डिग्रीज, देन हाउ कम डज एन एम्प्लॉयर थिंक while hiring them? That is my first question. My second question would be कि जो skills हम बाहर सीख रहे हैं apart from the communication skills in the academic profile, I would say, are those equal to the skills that the student would learn in the classrooms here in India? ईशा देखो, आपने 2 क्वेश्चंस पूछे मुझसे, राइट? एक आपने मुझसे पूछा कि जॉब मार्केट्स में जब एक कैंडिडेट आ रहा है हमारे सामने इंटरव्यू के लिए आ रहा है, तो काम वो कैसे करेगा, वो तो एक बात की बात है। अब आप जब हायर उसको कर रहे हो तब आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा एक एम्प्लॉयर को, राइट? अगर मैं आज आपको बोलूँ हमने BCom करी, हमने MCom करी, हमने MBA करी, आज की डेट में हमारी यूनिवर्सिटीज़ आज भी उनको एक्सेल उनको कॉलेजेस में सिखा रही हैं, राइट? अब वो जब जॉब में आते हैं तो वो गूगल शीट्स पे काम करना शुरू करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जब हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, उनकी जो चीज़ें वो इतनी एडवांस्ड हैं, वेदर इट इज़ अबाउट द फार्मूलाज, इट इज़ अबाउट द इक्विपमेंट्स, इट इज़ अबाउट द हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, थ्योरेटिकली पढ़ लेना प्लानिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजीज कैसे फाउंड अप करते हैं या बिजनेसेस कैसे बिल्ड करते हैं, और एक्चुअल में अगर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाए कि लाइक दीज आर द 3 पीपल, अब आप मुझे ये सेटअप करके दो, दिस इज़ द फंड, तो वो बच्चा वो सारी चीज़ें अपने ड्यूरेशन ऑफ द स्टडीज़ में सीख रहे हैं। तो अगर आज हम बोलते हैं ज़ेप्टो, एक 22 साल के लड़के ने एक कंपनी फाउंड कर दी, तो कैसे कर दी? क्या 22 साल के जितने इंडिया में नेशन में बच्चे घूम रहे हैं, क्या वो ज़ेप्टो फाउंड कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो स्किल, वो एक्सपोजर, और मैं नहीं बोलती जो ज़ेप्टो जिसने फाउंड करी वो बाहर से पढ़ के आया, बट येस, जो दिमाग है आपका, जो उसका कम्युनिकेशन है, उसका कॉन्फिडेंस है, एक बिजनेस को बिल्टअप करना इज़ नॉट दैट ईजी है। आज मेरे पास फंड्स भी है तो भी मैं 4 बार सोचूंगी मैं जॉब करूँ या मैं फ़ंड लगा दूँ अपना बिजनेस में। सो वो एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, वो एक्सपोजर कहाँ से आता है, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती है और आपको दिखाई देंगी एक उस कैंडिडेट में या एक उस स्टूडेंट में जो कि बाहर से ग्रेजुएटेड है, और एक वो बच्चा जो इंडिया में नॉर्मल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है, राइट? ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटीज़ उन बच्चों की ज़्यादा होती हैं बिकॉज दे हैव हैड अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाइल स्टडीइंग, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कुछ स्टेक पे होता नहीं है, so they can take greater risks and hence that confidence gets embedded in their personalities. Yes. So ma'am, my next question to you would be कि जैसे आपने बात करी कि हमारे इंडिया के टॉप क्रीम बच्चे जो होते हैं वो IITs में, IIMs में होते हैं, that is right. लेकिन अगर मैं किसी भी एक ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात करूं जो जिसकी शायद QS रैंकिंग इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, तो क्या वो डिग्रीज इन डिग्रीज को इक्वलाइज कर सकती हैं? That is my question. Apart from that, of course, we have certain Ivy League colleges. उनकी जो डिग्रीज हैं, लाइक MIT इज़ देयर, ऑक्सफोर्ड इज़ देयर, उनकी डिग्रीज का वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है। आप कहीं पे भी जाएंगे, इफ़ यू हैव एन ऑक्सफोर्ड डिग्री इन योर resume, that would have a good impact over the employer, right? बट उसके अलावा जो कॉलेजेस हैं, क्या वो इक्वलाइज कर पाएंगे इन डिग्रीज़ को जो हमारे इंडिया की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं? ईशा, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बोला कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ या जो टॉप ब्रांड्स, अगर मैं बोलूँ हमारी अपनी कंट्री के, IITs हैं, IIMs हैं, एम्स हैं, आज की डेट में आपने देखा होगा अभी रिसेंटली नीट का रिजल्ट निकला, राइट? ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, वी हैव ऑलरेडी बिकम अ कंट्री वेर इन द पॉपुलेशन इज़ हाइएस्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में। अब हम बात करते हैं इन ब्रांड्स की, तो यहाँ ये अच्छे खुद के अपने ब्रांड्स हैं हमारी अपनी कंट्री में। जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो रहे हैं उनकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? बच्चे लाखों हैं और सीट्स हज़ारों में हैं, तो उन सारे बच्चों का क्या, कुछ नहीं तो कट ऑफ करके आगे आ गए इन यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारा बच्चा कहाँ जाएगा जो कि अच्छा था बट यहाँ पे सीट्स नहीं मिली। तो IIMs, इनकी तो बात ही छोड़ दो, ये तो खुद अपने में एलीट है ना, इनका तो कोई कंपटीशन की हम बात ही नहीं कर रहे, पर वो सारा स्टूडेंट जो पढ़ता था, 80% है, 85% है, 95% बच्चा है, लेकिन नीट नहीं क्लियर कर पाया, राइट? IIT एडवांस में नहीं जा पाया, तो फिर क्या करेंगे उन सारे स्टूडेंट्स का? तो कहीं ना कहीं जब यही स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हैं, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसर्च थ्योरीज हैं, जो उनके स्टडी प्रोग्राम्स हैं, जो उनका रियल बेस्ड एक्सपीरियंस है, वो ही इन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि उनका यहाँ नंबर नहीं आ पाया। तो मैं कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर रही इन बिटवीन IIT, IIMs और एक टॉप यूनिवर्सिटीज़। हाँ, जैसे आपने बोला कि खुद की जो कौन से लीग की यूनिवर्सिटीज़ है वो, IB, हाँ,
जो आपने बोला आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ आईआईटी आईआईएम्स हैं, है ना? तो इनका कंपैरिजन नहीं है। अब जो बच्चा इनमें नहीं ले पा रहा, हम बात तो उन्हीं की कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आज मैं हमारी कंट्री की बात करूँ तो हमारा 95% बच्चा उधर वाली कैटेगरी में बैठा है। जो आईआईटी आईआईएम में आ गया वो शायद हो सकता है वो बाहर की ना भी सोचे। हर एक बच्चा आज की डेट में आईआईटी जी दे रहा है, एडवांस दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उनका भी जो प्रायोरिटी होता है वो यही होता है कि मैं यहाँ निकल जाऊँ। बट नहीं आया देन व्हाट? तो हम बात कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स की, जो उन लाखों करोड़ों में से वो बच्चा जो यहाँ नहीं जा पाया। फिर भी मैं यही बोलूँगी ईशा, अगर यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंक्ड हैं, प्रोग्राम बच्चे की प्रेफरेंस का है, उन्होंने रैंकिंग्स देख ली हैं, है ना, और कहीं ना कहीं वो एक्सपोजर जो बच्चा मांग रहा था, जो प्रोग्राम वो मांग रहा था, उसको वहाँ मिल रहा है, तो एक टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज़ करना बाहर के लिए, अगर उसको इंडिया में वो लीग नहीं मिल पा रही, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक राइट डिसीजन हो सकता है। फिर भी मैं खुद एक कंसल्टेंसी से बिलोंग करते हुए मैं ये बात बोलूँगी कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी की या उस कॉलेज की रैंकिंग नहीं देख रहे, राइट, एक सस्ते प्रोग्राम के चक्कर में किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा रहे हो, तो आई थिंक स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि अगर वो बाहर जा रहे हैं, उस बाहर के ट्रेंड में ना पढ़ें, है ना, अपना करियर सोचें। अपना करियर सोचने के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसकी वेबसाइट को सर्च करें, उसकी एल्यूमिनाई कहाँ पे बैठे हैं। आज की डेट में हर एक यूनिवर्सिटी की पेज पे, आप वेबसाइट पे देखोगे, एल्यूमिनाई के रिमार्क्स, कमेंट्स सब होते हैं। एब्सोल्युटली। तो चूज़ करने से पहले, अप्लाई करने से पहले कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को मैटर करती हैं और ये देखनी भी चाहिए। ठीक है मैम, एक्चुअली मेरा अगला क्वेश्चन इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जैसे बच्चे को आपने कहा कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स देखनी चाहिए, एल्यूमिनाई पेजेस देखनी चाहिए। अब हर बच्चे के पास इतना, मैं कह सकती हूँ कि एक्सेस नहीं होता, या फिर दे डोंट हैव द राइट पाथ। जैसे हम अभी इस पॉडकास्ट में बता रहे हैं, बच्चे सुनेंगे एंड मे बी शायद वो सीखें इससे कुछ, लेकिन इससे पहले या फिर इसके अलावा बच्चों को ज़्यादा नॉलेज खुद से होता नहीं है। तो वहाँ पे हमारी जैसे इंडो यूरोपियन कंसल्टेंसी है, इट्स अ गुड study abroad consultancy. We have an experience of 20 plus years. But in the market, there are so many other consultancies as well who are involved in a lot of scams, right? जो बच्चों के इस ड्रीम को एज अ बेट यूज़ करते हैं फॉर मनी एक्सटॉर्शन, फॉर मनी। तो आप इन चीज़ों के बारे में बच्चों को क्या सिखाना चाहेंगी कि कैसे वो एक रियल स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी एंड स्कैमर्स के बीच में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड कैसे वो अपना ड्रीम और अपना पैसा दोनों बचा सकते हैं? ईशा, जैसे आपने बात करी फ्रॉडलेंट एजेंट्स की, है ना, तो कहीं ना कहीं एक बहुत सीरियस कंसर्न है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पंजाब की अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पता नहीं होता, राइट, कि किनके पास जाना है। और अगर आज मैं बात करूँ, हमारे भी पंजाब में ब्रांचेस हैं, और अगर आप उन ब्रांचेस के पास जाओगे, देखोगे, तो हर एक जगह पे आपको एक बिल्डिंग में कम से कम 8 ऑफिसेज मिल जाएंगे सेम स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट की। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा जो सजेशन रहेगा और जो मैं उनको गाइड करना चाहूँगी, वो ये बोलूँगी, जब भी आप चूज़ करते हैं किसी भी एजेंट के पास, तो आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, जो भी यूनिवर्सिटी का वो ऑप्शन दे रहे हैं, जो वो प्रोग्राम देख रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की अक्रेडिटेशन और उसकी रैंकिंग ज़रूर देखें, जैसा मैंने अपने लास्ट आंसर में भी बोला था। सेकेंड चीज़, एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखें। मैंने बहुत बार, क्योंकि वीज़ा में लीड करती हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट्स एनरोल कर जाते हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कितने महीने पुराना फंड दिखाना है, 12,000 यूरो दिखाना है या 24,000 यूरो दिखाना है, क्योंकि जैसे ही आप कंट्रीज इधर से उधर करते हैं, तो आपका शो मनी, आपका ट्यूशन फी, आपका लिविंग कॉस्ट पूरा ही चेंज हो जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स से कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगी कि आप एम्बेसीज की वेबसाइट को देखें, वहाँ पे सोर्स जो लिंक होते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने एक वीडियो बनाई, आपने उसी को देख के अपना डिसीजन ले लिया। एम्बेसीज की वेबसाइट पे, VFS की वेबसाइट्स पे आज की डेट में चेकलिस्ट होती हैं, आप वो चेक करें, लिविंग कॉस्ट चेक करें, ट्यूशन फी चेक करें। अगर एक एजेंट बोल रहा है कि यूक्रेन जाने का आप 10 लाख रुपए दे दो, तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डेप्थ कि वो एजेंट आपको क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा। हो सकता है वो एजेंट आपको एक कंप्लीट स्टार्ट टू एंड सब कुछ दे रहा हो उस पैकेज में, बट देन एक जितना आप इन्फॉर्म्ड रहोगे, जितना एजुकेटेड रहोगे, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। और थर्ड चीज़ मैं बोलूँगी, आज की डेट में हम बहुत सारे एजेंट से देखते हैं 100% वीज़ा श्योरिटी, राइट। तो ऐसे एजेंट्स के पास तो बिल्कुल मत जाइए। 100% वीज़ा श्योरिटी तो मेरे अपने खुद की भी नहीं होगी, राइट। सो दिस इज़ समथिंग जो मुझे एक वेग लाइन लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
और ऐसे एजेंट्स के साथ नहीं आप जाइए। मैं इंडो यूरोपियन के बारे में नहीं बोलूँगी, बट हाँ, जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट को चूज़ करते हैं, अब आज की डेट में अगर आप, जैसे ईशा ने बोला, वी आर अ 20-year-old कंपनी, तो अगर आप किसी भी एजेंट के साथ जा रहे हैं, अगर आपको वो एक कंट्री बोल रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं पास स्टूडेंट ज़रूर होंगे। आप उन स्टूडेंट से बात करिए, अपनी वीडियो कॉल पे बात करिए। वो स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं एज कम्पेयर टू अ कंसल्टेंट। Right. अगर आज मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं गई, तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट का गाइड आपको सिर्फ एक मैप देख के कर सकती हूँ, पर एक स्टूडेंट जो दिल्ली एयरपोर्ट से लेके कनाडा उतरा है, उसको उस फ्लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पर्सन जो कि सिर्फ एक प्रैक्टिकली आपको बात बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल से मैं यही बोलूँगी कि अगर आप चूज़ कर रहे हो बाहर की कंट्री, कोई भी कंट्री आप चूज़ कर रहे हो, आप अपने एजेंट से ज़रूर इतनी बात बोलिए कि आप उसी सेम कंट्री के एलिमनाई से आपकी बात करा दें, ताकि पहली चीज़ आपको नॉलेज ज़्यादा होगी, दूसरी चीज़ आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर पहले ही पता लग जाएगा कि वहाँ का अकोमोडेशन कैसा है, वहाँ का लिविंग कॉस्ट क्या है, बच्चों को क्या लेके जाना है, क्या वो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो एक प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और एजेंट्स चूज़ करना आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस कंसर्न है। आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी है करने से पहले। तो स्टूडेंट्स, मैं तो आपको सिर्फ यही बोलूँगी, जैसे मैंने आपको 4 चीज़ें बोली, आप प्लीज़ वो चेक करिएगा, उसके बाद ही इनरोल करें किसी भी एजेंट के पास। मैम, जैसे कि आपने बात करी अकोमोडेशंस की, लिविंग की, तो जैसे इंडो यूरोपियन है, वी आर प्रोवाइडिंग, या फिर बहुत सारी और भी कंसल्टेंसीज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग दी स्टूडेंट्स द पाथ टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, लेकिन इनको अकोमोडेशन का वहाँ आइडिया नहीं होता है, बच्चा बाहर जा रहा है तो उसमें इंडो यूरोपियन कैसे हेल्प कर सकता है बच्चों की, या फिर जो बाकी कंसल्टेंसीज हैं, व्हाट ऑप्शंस डू दे प्रोवाइड? ईशा, देखो, मैं बाकी कंसल्टेंसीज का तो नहीं बता पाऊंगी, बट अगर मैं अपनी खुद की कंसल्टेंसी की बात करूँ, अपनी खुद की कंपनी की बात करूँ, वी हैव अ क्लियर ट्रैवल डेस्क। जैसे आपने बोला कि अकोमोडेशन है, जाना है, एयर टिकटिंग है, बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में एक स्टूडेंट जब जाता है उसको बडी चाहिए। तो अगर बच्चा इंडो यूरोपियन में इनरोल करता है, तो हमने तो एक सेपरेट ट्रैवल डेस्क बनाया है। और कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स आज के डेट में, आज बच्चा इंडो यूरोपियन से जा रहा है, आप बात करके देखिए, फीमेल स्टूडेंट है, मैम मेरी बच्ची 18 साल की है, 17 ईयर्स की है ना, तो कैसे वो जाएगी? अकोमोडेशन कहाँ है? कुछ यूनिवर्सिटीज जो गारंटेड अकोमोडेशन दे रही है, कुछ बिल्कुल भी नहीं देती है ना। फिनलैंड जैसी कंट्री की बात करूँ, नीदरलैंड जैसी कंट्री की बात करूँ, जहाँ पे अकोमोडेशन खुद एक प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे कैसे अकोमोडेशन बुक होगा? वीज़ा तो आ गया, अब क्या? तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी का जो ट्रैवल डेस्क है, वो बहुत एक रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन कौन सी करनी है, टिकटिंग कौन सी कंपनी की करनी है, कौन सी फ्लाइट में आप जाइए, ये तक हम आपको डिटेल बताते हैं, क्योंकि वी आर अ 20-year-old कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। हमारे पास वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे को क्या इमिग्रेशन चेक के टाइम पे क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते, आप एयरपोर्ट पे पिकअप पे क्या आपको सामान लेके जाना है, क्या दिल्ली एयरपोर्ट पे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं। तो ये उन सारे कंसल्टेंट के पास ही होगा जो कि इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं, बहुत सारा स्टूडेंट उन्होंने भेजा है। तो मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को हम बाहर भेज चुके हैं इन लास्ट 20 ईयर्स। Congratulations on that. थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट से भी मैं यही बोलूँगी, जब भी आप इंडो यूरोपियन को चूज़ करें या किसी भी और कंसल्टेंसी को चूज़ करें, प्लीज़ उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के चलिए, कितनी पुरानी कंपनी है, कितना स्टूडेंट वो भेज चुके हैं, क्या आप जो उनसे मांग रहे हैं वो सारी बातें करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। Right. So, ma'am, since we are heading towards the end of this podcast now, so I would like to add one last thing कि जब भी कोई भी बच्चा किसी भी डिफरेंट कंट्री जाने की बात करता है, कभी भी किसी डिफरेंट यूनिवर्सिटी जाने की बात करता है, तो उसमें एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है चूजिंग द राइट कंसल्टेंसी। एंड वाइल यू आर डूइंग दैट, स्टूडेंट्स, I'm talking to you as well. While you are doing that, experience of the consultancy firm matters the most, right? Yes. And that is the one thing which you can start with, which will always give you the right path, right? Yes. So thank you, ma'am. Thank you for coming and sharing your insights with us. This is the end of this podcast, and we hope we will see you soon in the next few podcasts. It's my pleasure, Isha, and thank you so much for having me in this podcast. Thank you, students, for watching this podcast. So I hope you listened to this podcast and found all the information very helpful. ऐसे ही और podcasts के लिए make sure you follow Indo-European. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.